गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। आज हमने करना है यूपी पुलिस का चौथा प्रैक्टिस सेट। इन 4 प्रैक्टिस सेट से पहले मैंने आपको 2 प्रैक्टिस सेट एक्चुअली प्रीवियस ईयर्स के पेपर कराए थे 2019 के। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। एक निश्चित धन एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों में 2464 तथा 5 वर्षों में 2860 हो जाता है। वह धन क्या है? A certain amount at a certain rate of interest becomes 2464 in 2 years and it becomes 2860 in 5 years. Find the principal amount. 2 वर्षों में ये मिश्रधन कितना मिल रहा है? 2464 रुपये। और 5 वर्षों में ये मिश्रधन कितना मिल रहा है हमें? 2860 रुपये। अगर इन 5 वर्ष के मिश्रधन में से मैं 2 साल का मिश्रधन घटा दूं तो मुझे 3 साल का साधारण ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज का केस ही है। एक्चुअली होता क्या है कि हर साल का साधारण ब्याज फिक्स होता है। अगर आपको पहले साल ₹50 मिल रहे हैं ब्याज में, तो दूसरे साल भी मिलेंगे तीसरे साल भी 50 मिलेंगे, चौथे साल भी 50 मिलेंगे। इस तरह से 4 साल में आपका साधारण ब्याज ही कितना हो जाएगा? ₹200 हो जाएगा। तो मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 5 साल का केस है और आपको टोटल ₹500 ब्याज मिला है साधारण, उसका मतलब हर साल आपको ₹100, ₹100, ₹100 मिल रहा था। ऐसे ही मान लीजिए ₹2000 आपको टोटल ब्याज मिला 4 सालों में। इसका मतलब हर साल आपको 500, 500, 500 करके ब्याज मिल रहा है। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे। तो ये 500 से 200 जो 5 वर्षों का मिश्रधन है, ये 2 वर्ष का मिश्रधन है। अगर मैं इसमें से घटा दूँ तो मुझे 3 साल का साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो ₹2800 में से ₹2400 चले जाएँगे तो ₹400 तो इधर बचते हैं। ₹60 ₹60 चले गए, अभी ₹4 इधर बचे। 400 में से 4 घटाएगा, ₹396 बचे। तो 3 साल का साधारण ब्याज हो गया ₹396। अब हमसे पूछा प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकलेगा भाई? अगर मैं 2 साल के इस मिश्रधन में से यानी कि 2464 में से घटा दूँ 2 साल का साधारण ब्याज, ठीक है? अब 2 साल का साधारण ब्याज कैसे मिलेगा? 3 साल का साधारण ब्याज ₹396 हो जाएगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 3 से डिवाइड करके 3, 3, 2 ₹132। तो 2 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? दुगुना 132 का दूना ₹264। घटा दें इसमें से 264 घटा दें। तो 2460 में से 264 घटा दीजिए। ये 64 है ना? तो ₹2200 मिलेगा आपका। 2200। नेक्स्ट। एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 3 वर्षों में 2040 तथा 5 वर्षों में 2400 हो जाता है। ब्याज दर क्या होगी? A certain amount at a certain rate of interest becomes 2040 in 3 years and 2400 in 5 years. Find the rate of interest। इस बार क्या पूछा हमसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा। हमें 3 साल का मिश्रधन मिला हुआ है कितना? ₹2040। और हमें 5 साल का मिश्रधन कितना मिला हुआ है? ₹2400। वैसे ही अगर मैं इस 5 साल के मिश्रधन में से 3 साल का मिश्रधन घटा दूँ तो मुझे 2 साल का साधारण ब्याज मिलेगा। ये सिर्फ़ एसआई के केस में ऐसा किया जा सकता है, सीआई के केस में नहीं, क्योंकि सीआई में क्या होता है, ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलता है। उसमें हर साल का ब्याज फिक्स नहीं है। अगर पहले साल का ब्याज ₹50 है तो दूसरे साल का भी ब्याज ₹50 नहीं होगा, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज मिला होगा तो बढ़कर कुछ होगा। ये 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? ₹2400 में से ₹20 60 घटा दो, 20 2040 घटाओ, 400 400 में से 40 घटाएँ ₹360 हो जाएगा। ये 2 साल का है। अब समझिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे? ब्याज दर क्या होती है? 1 साल का ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है, ये ब्याज दर होती है। इसका मतलब अब हमारे 2 टारगेट, मूलधन निकालना और 1 साल का ब्याज निकालना। 1 साल का ब्याज तो यहीं से मिल जाएगा। 2 साल में अगर 360 मिल रहा है तो 1 साल में आधा 180 मिलेगा। तो ये तो हमें मिल गया भाई ₹180, 1 साल का ब्याज। अब मूलधन निकालना है। अब मूलधन सिखाए थे अभी आपको, मूलधन कैसे निकलेगा? अगर 3 साल के ₹2040, 3 साल के मिश्रधन में से मैं 3 साल का सीआई घटा दूँ, 3 साल का
एसआई घटा दूँ, सॉरी 3 साल का एसआई घटा दूँ, तो 1 साल में ₹180 मिल रहा है एसआई, तो 3 साल में कितना मिलेगा? ₹540 मिल जाएगा। बस 540 घटा दें इसमें से, ₹1500 हो जाएगा हमारा मूलधन। मूलधन 1500 का कितना प्रतिशत? 1, 2, 1, 2, 15, 12, 180 होता है। ब्याज दर कितनी हो जाएगी हमारी? 12%। नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन हमने लिए थे एसआई पे, अब अगले 2 क्वेश्चन होंगे सीआई पे। 2500 की एक धनराशि 3 वर्षों में ₹2977.54 हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या है? अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रुपीज 2500 becomes 2977.54 in 3 years. Find the rate of interest. भाई पैसा उधार लिया गया 2500 ₹2500, ये कितना हो गया 3 सालों में? ये 3 सालों में हो गया ₹2977.54। देखिए कितना ब्याज मिला, अगर आप देखोगे तो ब्याज कितना मिला, 3 साल का ब्याज कितना मिला? 2900 में से मैं 2500 घटा दूँ, ₹477.54 का ब्याज मिला। ठीक, अब हमारा सारा फोकस यहीं होना चाहिए। अब आपको सिखाना पड़ेगा, मैं अपना स्लैब मेथड यूज़ करता हूँ इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। आप जो चाहे वो यूज़ कीजिए। स्लैब मेथड क्या है? क्योंकि 3 साल का केस है तो 3 साल का स्लैब मेथड सीखेंगे, स्लैब सीखेंगे। मान लीजिए आपने उधार लिया ₹1000, ब्याज दर कितनी है? 10%। कितने समय के लिए लिया है? 3 वर्ष के लिए। हम क्या करते हैं, पहले साल के केस में 1 स्लैब, दूसरे साल के केस में 2 स्लैब, तीसरे साल के केस में 3 स्लैब, 4 साल का होता तो 4 स्लैब बनते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज। इस पर क्या होगा, पिछले साल का ब्याज पर भी ब्याज। इन पे क्या होंगे, पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज। कैसे? 1000 का 10% होता है आपका ₹100। ₹100 1 साल का साधारण ब्याज, ₹100 दूसरे साल का साधारण ब्याज, ₹100 तीसरे साल का साधारण। यहाँ पे क्या होता है, पिछले साल का जो साधारण ब्याज था उस पे ब्याज 10%, ₹10। इस पे पिछले साल के इस वाले स्लैब का ब्याज 10% का 10% ₹1। इस वाले पे क्या होगा, इसका 10% और इसका 10%। 10 और 10 कितने हो गए? 20। टोटल देखिए सीआई कितना मिला 3 साल में? ₹330.31। यानी सॉरी 331 और 1 31। ये हमारा स्लैब मेथड है, इसका यूज़ करते हैं हम। अब देखिए ध्यान से, मुझे टोटल चाहिए, 3 साल का केस है ना, 3 साल का केस है। तो पहले साल के केस में 1 स्लैब, दूसरे साल के केस में 2 स्लैब, तीसरे साल के केस में 3 स्लैब। 3 साल का केस है और 3 साल में मुझे चाहिए ₹477.54 का सीआई चाहिए। अब ध्यान समझिएगा, आपको इसके आगे पेन चलाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। कैसे समझिए? हम क्या करते हैं, 477 है ना, ध्यान समझिएगा। हम क्या करेंगे, ऑप्शन से इसको करेंगे। इनमें से इनमें से हम क्या करें, सबसे छोटे वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ लें, या जो आपको सबसे आसान लगता है। जैसे 5% बनाना आसान है, किसी का भी 5% बनाना आसान है। जैसे अगर मान लीजिए ₹40 है, इसका 10% कितना होगा? सिर्फ एक जीरो हटा दीजिए, ₹4 होगा। तो बताइए 5% कितना होगा? आधा होगा ना, ₹2 होगा, नहीं होगा? ऐसे ही अगर मान लीजिए 240 है, इसका 10% कितना होगा आपके पास? 10% का मतलब सिर्फ एक जीरो हटा के ₹24 हो जाएगा। तो इसका 5% कितना होगा? 24 का आधा कितना होता है? ₹12 होगा। बस। तो 2500 का 10% पहले बनाइए। 2500 का 10% ₹250, उसका 5% ₹125। अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं 125 और 125, 125, 125 और 125 रखूँगा। 125, 125, 125 रखूँगा। ₹375 हो गए। मु अब तक ₹375 होगा, मुझे चाहिए 477, मतलब ₹100 का गैप बन रहा है। तो क्या देखो, अब क्या ₹100 निकाल सकते हो ब्याज पर ब्याज? अगर मैं इससे 5% बनाऊँगा, समझ लिया, अगर ये 125 की जगह पे अगर मैं ₹120 होता, तो 12 का आधा ₹6 यहाँ मिलते। 6 का दुगुना ₹12। समझ रहे हैं ध्यान से? अगर 125 की जगह पे मैं 120 कर दूँ,
तो 10% ₹12 और 5% ₹6। 6 यहाँ होता, 12 होता और यहाँ पॉइंट में मिलता, जो भी मिलेगा 5% मिलेगा पॉइंट पॉइंट में। तो क्या हमारा ये ₹100 कवर कर रहा है? नहीं कवर कर रहा है। इसका मतलब हमारा 5% ऑप्शन में नहीं है। 5% ऑप्शन में नहीं है। ₹100 का लगभग अंतर, लगभग 70-80 रुपए का अंतर आ रहा है, इसीलिए इसे छोड़ दीजिए। अब अगला ऑप्शन, अगला ऑप्शन चूज़ कीजिए। अगर मैं 9% सबसे अब सबसे बड़ा ले लेता हूँ, या छोड़िए इससे बड़ा आ जाइए, 5% से ऊपर 6% है। तो 2500 का 6%, तो 2500 का 6% निकाल लें, है ना? 5 छः छिंग 150, ₹150 ये हैं, ₹150 ये हैं, ₹150 ये हैं। तो 150, 150 और 150 कितने हो गए? है ना? है ना? ₹450 इसके नज़दीक आ गया, आ गया? ₹450 इसके नज़दीक आ गया। अगर आप 6% से ऊपर जाओगे, 8% निकालोगे तो 25 का 8% 200, 200, 200, ₹600 हो जाता है। समझ रहे हैं? 2500 का मैं 8% निकालो, 25 का 8% कितना हुआ? ₹200, ₹200, ₹200, ₹200, ₹600 तो यही हो गया और जबकि हमें मात्र चाहिए ₹470। इसका मतलब 8% ऊपर वाली नहीं है हमारा, यही आंसर होगा। निकालें, देख लीजिए आप इसमें। 6% कितना हुआ? 15 छिंग 90, ₹9 ये होगा, इस पे 18 आ जाएगा दुगना। बताया था दुगना होता था, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू से लेकर लास्ट तक होता था, इस पे दुगना आ जाता। इस पर 6%, 6 नम चौगुन 0.4। देखिए लास्ट के 2 डिजिट भी मिल रही हैं इसमें, 0.4। सबको जोड़ लीजिए, इतना ही आना है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 6%। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसमें जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं सीआई के केस में, तो हम ऐसे ही गेस करके निकाल लेते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं होती, बन जाता है। बस स्लैब मेथड आपको आना चाहिए या फिर एसआई निकालना चाहिए, इसी से आप गेस लगा लोगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, 1500 की धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹1622.40 हो जाती है। ब्याज दर क्या है? A sum of rupees 1500 becomes 1622.4 in 2 years. Find the rate of interest. पैसा उधार ले गया ₹1500, 2 साल में ये कितना हो गया? ₹1622.40। ठीक है? और फिर से हमें ब्याज दर निकालनी है। तो मैं अगर इसमें से घटा दूँ तो मुझे 2 साल का सीआई मिल जाएगा। एक 1600 में से 1500 गए, ₹122, ₹122.40। यानी कि अगर आप इसमें गैस करेंगे तो एसआई जो होगा आपका, 2 साल का ही केस है, तो 115 से लेके ₹120 के आसपास अप्रॉक्सिमेट, अप्रॉक्स में आपका ₹120 के आसपास एसआई होना चाहिए। तो अब देखो 1500 का अगर मैं 4% बनाऊँ, है ना? यहाँ निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं। 2 साल का केस ही है। 1500 का 4%, 15 चौक 60, 60, 60 यही 120 मिल ही रहा है। पहला ही आंसर बन जाएगा। इस पे आओ, 4 छिंग 24, 2.4 जोड़ लीजिए 120, 60, 60, 120 और 22, ₹122.40। यहीं से बन गया। अगर मान लीजिए आप इसे चूज़ करते हैं 8%, तो क्या होता? 1500 का 1500 का क्या, सॉरी, 8%, 15 टे 120, 120, 120, 240 तो आप कैसे आता? 240, 120 और 120, 240, ये बनता नहीं ऐसे ऐसे। ₹120 ये और ₹120, 240 तो साधारण ब्याज ही मिल रहा है, जबकि हमें सीआई पूरा ₹122 चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर 8% से नीचे होना चाहिए था। तो आप 6% चेक करते हैं। 6% जैसे 1500 का चेक कर लिए 6%। 15 छिंग 90, 90, 90, ₹180। तो ये भी ज़्यादा हो रहा था, इसका मतलब हमारा आंसर 6% से नीचे होगा, जो कौन सा है हमारा? 4%। नेक्स्ट, रुपीज़ 11,000 की धनराशि लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। अच्छा, ए इतना रुपए लगाकर धनराशि व्यापार शुरू करता है। 4 महीने बाद बी इतना लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि 1 वर्ष के अंत में ए को मिलने वाला ब्याज बी को मिलने वाले ब्याज से ₹1600 अधिक हो, तो व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ? A started a business investing rupees
11,200 आफ्टर 4 मंथ्स। बी ये वाला होगा। बी ऑल्सो ज्वाइंट हिम इन्वेस्टिंग 8,400 if A got rupees 1,600 more than that of B. The end of in the end of the 1 year find the total profit। हाँ, एक साल के अंत पर निकालना है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक कोई भी नहीं, क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। देखिए ध्यान से, ए ने लगाया 11,200 का बिजनेस स्टार्ट किया, 11,200 रुपये लगाया, उसने बिजनेस स्टार्ट किया। 4 महीने बाद 4 महीने बाद बी आ गया और इसने लगाया 8,400 रुपये। 1 वर्ष के अंत की कहानी है। इसका मतलब है इसका पैसा पूरे 12 महीने के लगा और ये 4 महीने बाद आया था, इसका पैसा 8 माह के लिए लगा। ये निवेश का रेशियो है। यही निवेश का रेशियो प्रॉफिट के रेशियो में बदल जाता है। रेशियो बना लें, 2 0 2 0, 14 6 84, 14 8 112, 8 से 8 गया, और 6 से 2 गया। तो इसका निवेश का अनुपात 2 है और इसका निवेश का अनुपात 1 है। यही हमारा किसमें बन जाता है, प्रॉफिट के रेशियो में बदल जाता है। निवेश का अनुपात ही, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट के रेशियो में चेंज हो जाता है। जिस अनुपात में हम पैसा लगाते हैं उसी अनुपात में हमें प्रॉफिट मिलता है। अब ए को जो मिला 20 से कितना मिला, 1 अधिक। तो 1 की वैल्यू मिली हुई कितनी है, 1,600 रुपये। पूरे प्रॉफिट, पूरे बिजनेस में लाभ कितना हुआ, 2 और 1 का, 2 रुपये 1 हुआ है, बी को 1 रुपये हुआ है, तो टोटल लाभ कितना हुआ, 3, 16 3 4800 रुपये। नेक्स्ट, ए बी और सी क्रमशः 8,9600 और इतना 12,800 रुपये एक स्कीम में 1 वर्ष के लिए निवेश करते हैं। स्कीम के परिपक्व होने पर 4 माह पूर्व सी अपनी पूंजी निकाल लेता है। यदि 1 वर्ष के अंत पर ए और सी को लाभांश 9300 हो तो स्कीम से कुल कितना लाभ प्राप्त हुआ है। ए बी एंड सी इन्वेस्ट 8,000 9,600 एंड 12,800 respectively for 1 year. C withdraws his capital 4 months before the maturation of the scheme. In the end of 1 year, एक साल के अंत पर, the sum of the dividends of B and A is 9,300. Find total profit from the scheme. चलिए देखिए, एक बात ध्यान समझिए, ए ने लगाया है 8,000, बी ने लगाया है 9600 और सी ने लगाया है 12,800। 1 वर्ष के लिए लगा है। स्कीम 4 माह पूर्व सी अपनी पूंजी निकाल लेता है, ठीक है। यहीं से मैं रेशियो बना लूँ, 2 0 2 0 गए, 2 0 2 0 गए, 2 0 गए, 16 पंजे 80, 16 छिंग 96, 16 अट्ठे 128। यानी कि ए का जो इन्वेस्टमेंट था, पूंजी थी 5 रुपये मान लेते हैं, बी की जो पूंजी मिली है 6 रुपये मिली है लगी हुई, और सी की पूंजी जो मिली है 8 रुपये लगी। और 4 माह पहले सी अपनी पूंजी लगा लेता है और 1 साल का केस है। इसका मतलब है इसका पैसा पूरा 12 माह के लिए, इसका पूरा 12 माह के लिए लगा, इसने 4 महीने पहले निकाल लिया था। इसका मतलब इसका पहला पैसा 8 माह के लिए लगा था। चलिए कैंसिल कीजिए, 4 3 4 3 4 2, अब वही नहीं कैंसिल होगा, इसमें 2 नहीं, तीनों में कैंसिल होना चाहिए। जैसे 4 से ये कैंसिल हुआ, 4 से ये कैंसिल हुआ, 4 से ये कैंसिल। ऐसा नहीं है 2 से इसे कैंसिल किया, 2 से इसे कैंसिल कर दिया, 5 से इसे कैंसिल, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है इसका 15 रुपये का, यहाँ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है इसका 6 18 रुपये का, यहाँ इन्वेस्टमेंट है 16 रुपये का, और यही हमारे प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है। ए और सी को लाभांश का 9300 रुपये मिला, ए और सी यानी कि 16 15 31, ए को 31 रुपये मिले, तो 31 की वैल्यू दे रखी है 9300 रुपये। टोटल कितना लाभ हुआ, टोटल कितना हुआ, इन तीनों को जोड़ लीजिए, 30 रुपये ये है, 10 10 करके 30 रुपये ये हो जाएगा, 13 6 19, 19 रुपये ये हो जाएगा, 30 और 19 49 रुपये टोटल बन रहा है। काटिए, ये 3 बार में जाएगा,
3 एकम 3, 3 तीन और 3 बार में जाएगा। तो हो गए 2 जीरो, 3 नम 27, 3 चौक 12, 14,700 रुपये फोर्थ आंसर। नेक्स्ट देखिए, कुछ संख्याएं ली गई, उनका औसत 56.38 निकाला गया। तत्पश्चात प्रत्येक संख्या में पहले 2.3 जोड़ा गया, फिर प्रत्येक में से 1.2 हटाया गया। नया औसत क्या होगा? सम नंबर्स वर टेकन, द कैलकुलेटेड एवरेज ऑफ द नंबर्स was 56.38. First 2.3 was added in each number, then 1.2 was subtracted from each number. Find new average. आप पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं। मान लीजिए 3 संख्या है, इनका एवरेज क्या होगा? इन 3 संख्याओं का एवरेज होगा 20। देखिए मैंने एकदम से कैसे बना दिया, जब अरिथमेटिक सीरीज होती है, 5 का अंतर चल रहा है, 5 का अंतर चल रहा है, तो बीच वाली संख्या क्या होती है? वही औसत होती है। किसी भी समांतर श्रेणी का मिड पॉइंट ही उसका क्या होता है? एवरेज होता है। हालांकि ये समांतर श्रेणी पे नहीं बना है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। अब मैं क्या करूँ, हर संख्या में एक जोड़ दूँ, 16। हर संख्या में, प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दूँ, 21। प्रत्येक संख्या में मैं एक जोड़ दूँ, 26। अब बताइए एवरेज कितना होगा इसका? देखो 16, 5, 21, 5, 26, फिर से वही 5, 5, मिड पॉइंट ही एवरेज होगा 21। क्या हुआ? प्रत्येक संख्या में आपने एक ऐड किया तो एवरेज पे क्या हो गया? एक बैच बढ़ गया। इसका मतलब है कुछ संख्याएं हैं जिनका औसत 48 है, प्रत्येक संख्या में मैंने 2 जोड़ा, नया औसत क्या हो जाएगा? 48 में 2 जोड़ दीजिए, 50 हो जाएगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 17, 13, 3, 16, 3, 19, 3, 22, 3, 25। ठीक, मिड पॉइंट ही इसका क्या होगा? औसत होगा। फिर से एक बताता हूँ, मैंने ये समांतर श्रेणी ली है ताकि औसत में आसानी से जल्दी से निकाल लूँ, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। जरूरी नहीं है क्वेश्चन हमारा जो बना है वो समांतर श्रेणी पे बना हो। अब मैं प्रत्येक में 2 घटा देता हूँ, हर संख्या में से 2 घटा दिए, हर संख्या में से मैंने 2 घटा दिए। यहाँ बचेगा 11, यहाँ बचेगा 14, यहाँ बचेगा 17, यहाँ बचेगा 20 और यहाँ बचेगा 23। जरा देखिए, 11, 3, 14, 3, 17, 3, 20, 3, 23। फिर से औसत कितना होगा? 17। तो प्रत्येक संख्या मैंने जैसे ही 2 घटाया तो औसत भी क्या हो गया? 2 घट गया। इसका मतलब क्या है? कुछ संख्याएं हैं, कौन सी हमें नहीं मालूम, कितनी हमें नहीं मालूम, उनका औसत अगर 50 है और प्रत्येक संख्या में से अगर 3 घटाया गया तो औसत भी 3 घट के 47 रह जाएगा। जो चेंज आप प्रत्येक संख्या में कर रहे हो वही चेंज क्या होगा? औसत में हो जाएगा। और समझिए, अगर मैं कर देता हूँ, मान लीजिए एक संख्या 100 है, ये 200 है, ये 300 है, अभी औसत कितना हुआ? 200 ही तो होगा। इसको मैंने क्या किया? 10% बढ़ाया, 110 हो जाएगा। इसको 10% बढ़ाया, 220 हो जाएगा। इसको 10% बढ़ाया, 330 हो जाएगा। अब जरा चेक कीजिए औसत कितना होगा? 110, 220, 330, इनके बीच में औसत कितना आएगा? 110 का अंतर, 110 का अंतर। इसका मतलब है औसत 220 होगा। देखो क्या हुआ, यहाँ से ये औसत क्या हुआ? 20 बढ़ गया, किससे बढ़ गया? 200 से बढ़ा। यानी कि औसत भी क्या हो गया? 10% बढ़ गया। इसका मतलब कुछ संख्याएं दे रखी है, कौन सी दे रखी है हमें नहीं मालूम। प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ाया, औसत 10% बढ़ जाएगा। प्रत्येक संख्या को 10% घटाया, औसत 10% घट जाएगी। प्रत्येक संख्या को दुगना किया, औसत भी दुगना हो जाएगा। प्रत्येक संख्या को आधा किया, औसत भी आधा हो जाएगा। इतने में ये काम करता है, बस काम कहाँ नहीं करता है? वर्गों में। प्रत्येक संख्या को वर्ग किया गया, काम नहीं करेगा। प्रत्येक संख्या को घन किया गया, काम नहीं करेगा। प्रत्येक संख्या का वर्गमूल लिया गया, काम नहीं करेगा। घनमूल लिया, काम नहीं करेगा। बाकी सब जगह जोड़ने में, घटाने में, गुणा में, भाग में, सब जगह काम करेगा।
ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है हमारा। हाँ, कुछ संख्याएँ ली गई, उनका औसत 56.38 निकाला गया। फिर प्रत्येक संख्या में 2.3 जोड़ा, प्रत्येक संख्या में 2.3 जोड़ा और फिर 1.2 घटा दिया, फिर 1.2 घटा दिया। फाइनली क्या हो जाएगा? औसत 1.1 बढ़ जाएगा, 1.1 बढ़ जाएगा, 57.48। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, फ्री का मार्क है, समझ लो। कई क्वेश्चन आते हैं इसमें। इन्हीं 50 संख्याओं का औसत कितना है? 150 है। इन्हीं 50 संख्याओं का औसत कितना है? 150 है। 50 संख्या का औसत कितना है? 150 है। प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ाया गया, तत्पश्चात प्रत्येक संख्या को 10% घटाया गया, नया औसत क्या हो जाएगा? इन 50 से कोई लेना देना है ही नहीं। पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। कितनी संख्या है हमें इससे मतलब नहीं है, कौन सी संख्या है हमें इससे मतलब नहीं है, हमें औसत से मतलब है। प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ाया गया और फिर प्रत्येक संख्या को 10% घटाया गया, नया औसत क्या होगा? ध्यान समझिए, x%, इसी संख्या को पहले x% बढ़ाया, फिर उसी संख्या को x% घटाया, तो उसमें कितने प्रतिशत का चेंज आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का चेंज आता है। वो क्या चेंज होगा? वो कमी होती है हमेशा उसमें। 10% घटा रहे हैं, 10% बढ़ा रहे हैं, 10% घटा रहे हैं, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100 यानी क्या होगा? 1% की कमी आएगी। ये फॉर्मूला है, नहीं तो नेट परसेंटेज फैक्ट से बना सकते हो। नेट परसेंटेज फैक्ट कहता है 10% बढ़ा रहे हैं +10 कीजिए, 10% घटा रहे हैं -10 कीजिए, फिर इन्हें विथ साइन गुणा करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 10 के 10 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। 2 डिजिट पहले हम क्या लगाते हैं? पॉइंट लगाते हैं। कहानी खत्म। -1 इसका मतलब क्या हुआ? 1% की क्या हुई है? 1% की क्या हुई है? कमी हुई है। ठीक है, तो बस 150 का 1% बना दो। 150 का 1% ₹1.5 होगा, ₹1.5 घटा दो, तो माइनस का ₹1.5 घटा दे भाई, 148 साढ़े 148.5 रह जाएगा। नेक्स्ट 240। मैंने कोशिश की है एक कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन लेने की, ताकि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बैठ जाए दिमाग। सारे पिछले क्वेश्चन में, पिछले पेपरों में या प्रैक्टिस सेट में मैंने ऐसे ही करने की कोशिश की। 240 मजदूर एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। 240 मजदूर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने 25 दिन में 1/3 कार्य समाप्त कर दिया। शेष कार्य को नियत समय पर समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? अब हुआ क्या, 240 मजदूर उस काम को तो 40 दिन में कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या, 240 मजदूरों ने ये मजदूरों ने कितने दिन काम किया हमारा? 25 दिन काम किया। 240 मजदूरों ने क्या किया? 25 दिन काम किया और कितना कार्य समाप्त कर दिया? 3 अगर काम है तो उसमें से क्या किया इन्होंने? 1 काम खत्म कर दिया। अब क्या कह रहा है? शेष कार्य, शेष कार्य कितने दिन का बचा था? 40 था। 40 दिनों का काम था, 25 दिन का काम खत्म हो चुका है। अभी हमारे पास 15 दिन का काम बचा है ना, 15 दिन का काम बचा है। कितने मजदूर उस शेष काम को खत्म करेंगे? दिन रह गए हमारे पास 15 दिन और काम कितना रह गया? 3 में से 1 दिन यहाँ लग गया, तो 2 काम यहाँ बचे। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, M1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 T2 W2, ये वाला है कॉन्सेप्ट। ठीक, फिर से समझ लीजिए क्या हुआ। देखिए, 240, अब 240 मजदूर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हुआ क्या, इन्होंने 25 दिन तक काम किया, यानी 240 लोगों ने 25 दिन तक काम किया और 1/3 काम खत्म कर दिया। इसका मतलब 3 अगर काम है तो उसमें से 1 काम इसने खत्म कर दिया। अभी काम खत्म करने के लिए बचे 2 काम। अब वो कह रहा है बचा हुए काम, जो बचा हुआ काम 3 में से 2 नियत समय पर, उसने कहा ना नियत समय पर,
समाप्त करने के लिए। तो 40 दिन का समय था, 25 दिन लग गए, अभी हमारे पास 15 दिन बचते हैं। समय पर समाप्त करने के लिए कितने मज़दूरों की आवश्यकता होगी? कितने मज़दूरों की आवश्यकता होगी? मान लीजिए 15 एक्स, चलिए काटिए। 5 3 5 5 3 8 8 पंजे 40 और 2 इधर आएगा। 5 अट्ठे 4 402 क्या हुआ है? कुछ गड़बड़ हुई है? 5 3 5 5 3 से गया 3 अट्ठे 2 इधर आएगा 800। अच्छा ऑप्शन में नहीं है इसीलिए मैं कंफ्यूज। इसका आंसर होगा 800। 240 ही ना, 240 मजदूर 40 दिन था, 25 दिन तक इन्होंने किया है, एक तिहाई काम किया, ठीक है, दो ठीक है। शेष कार्य को नियत समय पर करने के लिए कितने समय मजदूर हो गए? 800 मजदूर। ठीक है फिर नेक्स्ट, 420 मजदूरों को 50 दिन में एक सड़क निर्माण करना था। तो 420 मजदूर थे, इन्हें 50 दिन में एक काम करना था। 36 दिन बाद पश्चात देखा गया कि सड़क का 3/4 भाग समाप्त हो गया। तो अब हुआ क्या? 420 लोगों ने 36 दिन तक काम किया और सड़क का 3/4 भाग समाप्त हो गया। इसका मतलब है 4 में से 3 काम खत्म हो गया। अभी काम करने के लिए बचा कितना है? एक काम मात्र। 4 3/4 का मतलब है कि 4 अगर काम है तो 3 खत्म हुए, बचे कितना? एक काम। कितने मजदूरों की छटनी की जाए? कितने मजदूरों की छटनी की जाए? तो मान लीजिए एक्स मजदूर बचा हुआ काम करेंगे नियत समय पे, 50 दिन में से 36 दिन का काम खत्म हो गया, तो अभी हमारे पास कितना दिन का बचता है? 14 दिन का काम बचता है। ये वो दिन है, ये एक्स वो मजदूर होंगे जो टोटल एक काम करेंगे। उसने छटने की बात की है, अभी समझाएंगे आपको। काट दीजिए, 14 तिया 42 30 10, तो 360। ये 360 मजदूर लगेंगे बचे हुआ जो एक काम था उसे 14 दिन में खत्म करने के लिए। इसका मतलब है लगाए थे उन्होंने 420 मजदूर, 360 लोगों ने किया काम, तो इसका मतलब छटनी कितनी की गई है? 120 लोगों की गई है, नहीं 160 लोगों की, सॉरी 60 लोगों की, सॉरी 60 लोगों की छटनी की गई है। एक कार दो समान दूरियां क्रमशः 48 किलोमीटर पर आवर तथा 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। उसकी औसत चाल क्या है? अ कार ट्रेवल्स टू इक्वल डिस्टेंसेस एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर एंड 64 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। एक कार है, दो इक्वल डिस्टेंसेस, दो समान दूरियां तय करती हैं। पहली इसने की 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी इसने तय की 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दोनों दूरियां कैसी हैं? समान है। कई तरीके हैं। एक जब दो दूरियां होती हैं तो उसके लिए फॉर्मूला भी काम कर जाता है, फॉर्मूला समझ लो पहले। जब समान दूरियां केस में, समान दूरियों केस में फॉर्मूला क्या होता है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। कॉमन फॉर्मूला इसलिए बता देते हैं आपको। पहली 48 की स्पीड से, दूसरी 64 की स्पीड से, और दोनों का जोड़ 4 8 12 7 4 11 112। काटिए 4 से, 4 दूनी 8 4 अट्ठे 32 16 4 सत्ते 28 12 अच्छा को ये हो जाएगा 16 दूनी 32 32 इंटू 12 अपॉन 7, 12 दूनी 24 12 तीन 36 38 अपॉन 7। अब देखिए किस में हमारा 7 अपॉन में आ रहा है? एक 7, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म। अब 7 पंजे 35, 5 वाला कौन सा? सब 5 वाले हैं, चलो कोई नहीं, काट लो।
7 पंजे 35 बचता 3 34 7 चौक 28 54 वाला है कोई ऑप्शन? है, यही होगा। ये तो फ़ॉर्मूला है हमारा। दूसरा क्या है हमारा? ये फ़ॉर्मूला तभी लगेगा जब 2 स्पीड दे रखी हो, जब 2 ही स्पीड दे रखी हो। अगर 2 से ज़्यादा स्पीड दे दिए तो फ़ॉर्मूला फ़ेल हो जाएगा, फिर आप एक नया फ़ॉर्मूला याद करोगे। क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया इसलिए मैंने आपको करा दिया। नॉर्मली हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? जब इक्वल डिस्टेंसेस तय की हो। 48 और 64 का हम एलसीएम बनाते हैं। 2 इक्वल डिस्टेंस हैं, 2 इक्वल डिस्टेंसेस 2 लिख देते हैं यहाँ पे। अगर 3 चलता है तो यहाँ पे 3 रखते हैं। यहाँ पे इनका एलसीएम लेते हैं। इनका क्या लेते हैं? एलसीएम। तो आपके पास है 48 और आपके पास है 64। इनका एलसीएम क्या? 12 का 16, 16 कॉमन है, ले लीजिए। 16 3 48, 16 चौक 64। ब्रैकेट में जो होता है उसका एलसीएम 3 चौक 12 और इसके इससे गुणा, यानी 16 इंटू 12 हो गया। अब नीचे क्या करते हैं? इनकी एफिशिएंसी बनाते हैं। ये मैं वर्क एंड टाइम्स उठा के लाया हूँ। 48 से मैं इसे डिवाइड करूँगा तो नीचे आएगा 3। अब 64 से मैं इसे डिवाइड करूँगा, नहीं, नहीं, इसको डिवाइड कर, सॉरी, एक मिनट। तो मुझे जो एलसीएम मिला कितना मिला है? 16 इंटू 12। अब मैं एफिशिएंसी बना रहा हूँ। अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा इसको 48 से, 16 तिया 48, 3 चौक 12, ये इसकी एफिशिएंसी बन गई है। इसी तरह से मैं इस एलसीएम को 16 इंटू 12 को डिवाइड करूँ 64 से, 16 चौक 64, 4 तिया 12, प्लस का 3 आ जाएगा और यही हमारा आएगा 384/7। मैं इसको फिर से समझा देता हूँ, खिचड़ी सी पक गई थोड़ी सी। समान दूरियां दो तय की गई हैं। ये 48 की स्पीड से तय की गई है और ये 64 की स्पीड से। हम क्या करते हैं? चालों का एलसीएम बना लेते हैं। एफिशिएंसी मेथड से लेके आए वर्क एंड टाइम के यहाँ से। इनका एलसीएम कैसे बनेगा? 16 कॉमन ले लीजिए, 16 3 48, 16 चौक 64, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसका एलसीएम लेते हैं, 3 चौक 12 और इनके आपस में गुणा कीजिए। हमें गुणा करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अब एलसीएम कितना हो गया? 16 इंटू 12, और चूंकि दो समान दूरियां चल रहे हैं इसलिए 2 से इंटू करेंगे। 3 समान दूरी चलते 3 से डिवाइड करते हैं। अब इस एलसीएम को हमारा जो एलसीएम था 16 इंटू 12, उसको हम अगर 48 से यानी पहली चाल से डिवाइड करें तो यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी बन जाती है 16 3 48, 3 चौक 12 4। अब इसी एलसीएम को 64 से डिवाइड कीजिए, यही आने वाला है। ये जो ब्रैकेट में होता है 3 और 4 यही आते हैं। मैं 12 से डिवाइड करूँ, 64 इसमें 48 से, सॉरी 64 से डिवाइड करना, 64 से डिवाइड किया, 16 चौक 64, 4 तिया 12, ठीक, ये 3 आएगा। एक्चुअल में आपका जो ब्रैकेट के अंदर होता है यही आता है। तो ये वही आ गया हमारा 32 32 इंटू 12/7, जो हमारा कितना था? पहला आंसर था। उम्मीद है समझ में आया। नहीं आया तो अभी एक और एग्जाम्पल बनाया मैंने इसी पे। एक व्यक्ति 3 समान दूरियां, इस बार क्या हो रहा है? 3 समान दूरियां तय की जा रही हैं। 3 समान दूरी तय की जा रही है। पहली तय की गई 24 की स्पीड से, दूसरी तय की गई 30 की स्पीड से और तीसरी तय की गई 20 की स्पीड से। औसत चाल निकालना, औसत चाल निकालना। अब 3 के केस में एक नया फार्मूला मिलता है, बेवकूफ़ी है, फिर 4 चलाएँ फिर एक फार्मूला रटोगे, फार्मूला नहीं रटाते। तो फिर से एलसीएम बना दो इनका, 24, 30, 20। देखो 20 30 और 20 का एलसीएम 60 होता है। अब फोकस करो 24 और 60 पे, 24 और 60 पे। कॉमन क्या है इसमें? 12, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। इनका एलसीएम 10 होता है, 12 धाम 120। अब 120 हो गया एलसीएम। 3 इक्वल डिस्टेंस तय की गई इसलिए मैंने क्या किया 3 से।
अब एफिशिएंसी बनाइए। 120 को मैं 24 से डिवाइड करूँगा, 24 पंजे 120। 120 को 30 से डिवाइड करूँगा, 4 बार में जाएगा। 120 को 20 से डिवाइड करूँगा, 6 बार में डिवाइड। 3 इंटू 120, 6 4 10 5 15, 15 × 120, 8 तियाँ 24 किलोमीटर पर आवर इसकी औसत चाल। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 21 छोटे शंकु बनाए गए। प्रत्येक शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि उसकी ऊंचाई 36 सेंटीमीटर हो। A sphere, sphere की गलत है। A sphere of radius 21 centimeter is made of matter is melted to form a cone. Find the base radius of each cone if its height is 36 centimeter. ये एक धातु का गोला है, 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। इसे मेल्ट किया गया और 21 छोटे-छोटे शंकु बनाए गए। 21 छोटे-छोटे शंकु बनाए और क्या दे रखा है? इसकी ऊंचाई हाइट दे रखी है आपको 36 सेंटीमीटर और इसका रेडियस पूछा है। आप कॉन्सेप्ट समझिए। जब भी एक 3D फिगर को दूसरी 3D फिगर में बदला जाता है पिघलाकर, हमेशा क्या होता है उनका वॉल्यूम सेम रहता है। वॉल्यूम आयतन सेम रहता है। तो इसका आयतन गोले का होता है 4/3 पाई आर कितनी 21, 4/3 पाई आर क्यूब। 21, 21 और 21, ठीक है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। यही आयतन ही तो इसमें बदला होगा ना। 21 बने छोटे छोटे। कितना होता है शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर जो पूछा है H36। ठीक, ये वही एक तरह से है जैसे गिलास से पानी है, उसे प्लेट में डाल दो, गिलास में प्लेट में डाल दो, पानी तो सेम रहा ना, आयतन तो सेम रहा, वैसे ही है। आप काटा पीटी करते हैं इसको। पाई और 3 कॉमन है, पाई और 3 कॉमन है, 21 21 कॉमन है। अब बचता है 4 9 36 9, 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और इधर हो गया आर स्क्वायर। तो त्रिज्या कितनी मिल गई आपको? 7। नेक्स्ट देखिए, 2 क्वेश्चन बनाए हैं मैंने एक ही कॉन्सेप्ट में। एक शंकु के आकार का फ्लास्क जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई कितनी? 12 सेंटीमीटर। ये रहा फ्लास्क, शंकु के आकार का फ्लास्क। इसकी बेस रेडियस कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी? 12 सेंटीमीटर। पूरी तरह से जल से भरा हुआ है। पूरी तरह से जल से भरा हुआ है। इस जल को एक घनाभ के आकार के फ्लास्क में उड़ेला गया। फ्लास्क बना दे भाई, घनाभ के आकार का। बॉय, सारा का सारा वाटर इसमें पोर किया गया। उड़ेला गया जिसकी लंबाई कितनी? 14 और 11 है। चौड़ाई ये 14 सेंटीमीटर है और ये 11 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? इस फ्लास्क से पानी की ऊंचाई, पानी का जो स्तर है वो कितना होगा? बस वही कॉन्सेप्ट हमारा। हमने क्या किया, इस बर्तन का, इस फ्लास्क का पानी इसमें डाल दिया, तो पानी का आयतन तो सेम रहेगा ना। तो यहाँ पे पानी का आयतन शंकु के आकार का है, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यही यहाँ पर सेम ही तो आयतन होगा, लेकिन यहाँ पे आयतन का आकार कैसा है? घनाभ का, जो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। लंबाई
गुणे चौड़ाई, और कितने पॉइंट तक उठा है? चौड़ाई। ठीक है, काटिए। 11 दूनी 22, 3 चौक 12, 7 और दूनी 14 होता है, कट गया। 7 चौक 28, एक्स की वैल्यू 28 सही है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 14 है 11, 11 से मैंने काटा ये 22, 3 से मैंने काटा 3 चौक 12, ये बचा होगा, हाँ 2 ये बचा होगा। 7 दूनी 14 काट दिया, ये कट गया। 7 चौक 28 सेंटीमीटर है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक बार और कर लें क्योंकि गड़बड़ कैसे हो रही है। 1/3 पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर एच यानी कि 12 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घनाभ का आयतन। 11 कटा, 2 बचा, ये 7 कट गया, ये 7 कट गया, 3 से कट गया, ये 4 बचेगा। 7 दूनी 14, 14 वही तो 4 आ रहा है, अब सही सही चौथा। इसमें कैसे गलती मैंने। नेक्स्ट 15, एक विक्रेता एक गाय और एक बकरी को इस प्रकार खरीदता है कि उनके क्रय मूल्य 5 और 3 के अनुपात में है। सीपी गाय का 500 कर लें और 300 कर लें, भाई अनुपात दे रखे हैं 5:3। अनुपात को हम अपने अनुसार मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत का केस है आगे चल के, इसीलिए मैंने 100 कर लिया। एक गाय को उसने मान लीजिए 500 में खरीदा और बकरी को उसने 300 में खरीदा, मान लेते हैं। मैं गाय को 18% के लाभ पर बेच रहा, बेच दीजिए भाई 18%। 18 पंजे 90 रुपये में बेच दिए, परसेंटेज से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। और बकरी को 12% की हानि बेचता है, बकरी को 12% की हानि पे 12 तिया 36 रुपये की हानि बेचते हैं। यहाँ आए और यहाँ गए, फाइनली क्या हुआ, 90 में से 30 रुपये ये चले गए, 60 50 54 रुपये भाई उसके पॉकेट में आ गए। प्रॉफिट रहा 54 का प्रॉफिट हुआ। सौदे में उससे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई? 54 का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ? टोटल 500 और 3 800 रुपये पे। 8 तिया 24, सॉरी 8 छिंग 48, क्या बिल्कुल पता 6 पॉइंट है ऑप्शन में, है क्या 6.75 आएगा, 8 छिंग 48। नेक्स्ट, 2 गाय और 5 बकरियों की कीमत, यहाँ समझिए ये अच्छा है। ये 2 गाय हैं और 5 बकरी हैं, इनकी कीमत किस अनुपात में है? 4:3, 4:3 है। अच्छा, 2 गाय का अगर कीमत 4 रुपये है तो एक गाय की कीमत कितनी जाएगी? एक गाय की कीमत कितनी जाएगी? आधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? 5 बकरी की कीमत अगर 3 रुपये है तो एक बकरी की कीमत कितनी जाएगी? 3/5 हो जाएगी। बोलिए, 2 गाय की कीमत 4 रुपये तो एक गाय की कीमत डिवाइड करके 2 रुपये। 5 बकरी की कीमत 3 रुपये तो एक बकरी की कीमत क्या होगी? 3/5 हो जाएगी, बस सिंपल कर लीजिए इस रेशियो को। 5 दूनी 10, 10:3 हो गया। इसका मतलब अब हम बना लें सीपी, इससे कर दें 1000 और 100 बढ़ा के 100 बढ़ा के इसे कर दें 300। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वो गाय को 26% के लाभ पर, गाय को 26% के लाभ पर यानी कि 260 रुपये उसकी पॉकेट में तो यहाँ आ गए। बकरी को क्या किया उसने? 20% की हानि पर, 20% की हानि पर बेच दिया, 3 दूनी 6, 60 रुपये चले गए। फाइनली प्रॉफिट हो अभी भी है इसको, कितने का है? 200 रुपये का प्रॉफिट है। बस प्रतिशत लाभ निकलना है। 200 रुपये का प्रॉफिट है, किस पर है? 1000 और 300, 1300 रुपये पे है। तेरह
अच्छा, एक बात समझिए, 100/3%, 100/3 की वैल्यू होती है 7.69, और 200/3 की वैल्यू कितनी दुगनी हो जाएगी? 2 निम 18, 2 निम 18, 2 छिंग 12 और 1 13, 2 से 14, 15.38% आ जाएगा। आप बेसिक रूप से भाग कर लीजिएगा, मैंने ये परसेंटेज के फ्रैक्शन का यूज़ किया था, 15.38%। आसान सा क्वेश्चन। पहले मैं ट्रिक बताता हूँ, फिर आपको इसे बाई ऑप्शन बनाते हैं, फिर कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। देखिए ध्यान से समझिए, ये है, ये है, ये है और ये है। इनमें एक्स की वैल्यू पूछे तो एक्स कोई ना कोई हमारा ऑप्शन में होगा ही होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो जो सबसे आसान है वो रख लें एक्स की वैल्यू। मैं एक्स की वैल्यू अगर 2 रखता हूँ, तो एक्स की वैल्यू 2 रखता हूँ तो क्या होगा? 2 में से एक जाएगा 1, 25, 2 दूनी 4 में से एक जाएगा 5, 3, ये 25 है। 125 में से 100 जाएगा 25, इसका मतलब सही हमारा ये होगा। समझे? ऑप्शन से रखना है इसको। अब इसे कॉन्सेप्ट से समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझिए, टू द पावर एक्स प्लस 1 का मतलब क्या है? आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर 1। 3 की पावर 2x माइनस 1 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 2x इंटू 3 टू द पावर माइनस। ये घातांक और कर्णी के नियम में से एक नियम है, बस यही यूज करेंगे हम। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 2 एक्स माइनस 1। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ? एक क्या बोल, पहले मैं 100 को एक तरफ ले जा रहा हूँ और इसे एक तरफ ले जा रहा हूँ, इसे इस तरफ ले आ रहा हूँ और इसको इस तरफ ले जा रहा हूँ। 5 की पावर 2x माइनस 1, इसको उठा के लेके चले आए इधर, माइनस का 25 की पावर x माइनस 1, और ये इधर आ गया तो इसलिए प्लस में हो गया 100। ठीक, इसे तो चेंज किया सकता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर माइनस 1। इससे क्या, पहले तो चेंज करना पड़ेगा। 5 की पावर 2x माइनस 2, अब इसको भी इसी रूप में लिख लें। 5 2x 5 टू द पावर माइनस 1, 5 टू द पावर 2x इंटू 5 टू द पावर माइनस 2। कॉमन देखिए, इनमें ये कॉमन है, 5 की पावर 2x कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 5 टू द पावर माइनस 1, यहाँ बचेगा माइनस 5 टू द पावर माइनस 2। ये तो ऐसे रखिए, ये क्या हो जाएगा 1/5, ये क्या हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर का मतलब है 25। नीचे जाता है माइनस क्या करता है, रिवर्स कर देता है, जैसे कि 5 की पावर माइनस एक्स है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? माइनस को जैसे मैं प्लस से बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है। एक्स की पावर माइनस 3 है, 3/2 कर लें। जैसे मैं माइनस को प्लस से बदलूंगा तो ये अपॉन में चला जाएगा पूरा, 1/x 3/2, घातांक और कर्णी के एक नियम में एक नियम। इसे सिंपल करना है, 5 नीचे मल्टीप्लाई, 5 नीचे ऊपर मल्टीप्लाई, 4/25, 5 की पावर 2x 4/25, 100, 4 से जाएगा 25, 25 इंटू 25 625, ये 5 टू द पावर 2x है, इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 4x, सॉरी 4, बेस इक्वल तो पावर इक्वल, यानी कि 2x इज इक्वल टू 4, तो x कितना हो जाएगा 2। ये हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट था, स्टेप बाय स्टेप, जिसे आप आसानी से बाई ऑप्शन कर सकते थे। प्रैक्टिस आप इसकी भी करेंगे और इसको भी देखें। 18 देखें,
फाइव ऑप्शन बनाते हैं इसको। सबसे आसान आपके पास 2 है, रख लीजिए। एक्स की जगह पे 2 रख दीजिए, एक्स की जगह पे 2 रख दीजिए। 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8। 9 नहीं 3, 3 की पावर 3 27। क्या आपको 90 मिलेगा? नहीं मिलेगा, बेकार ऑप्शन। 3 रखिए, 3 रखिए। 3 में से 1 जाएगा, 3 पावर 2, 3 और 1 4, 3 टू द पावर 4 81 होता है, और ये 9 होता है। बस हो गया। 90 इज इक्वल टू 90, यानी हमारा ऑप्शन कितना हुआ था। अब इसी को कॉन्सेप्ट से करते हैं। 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर x प्लस 1, 90। सीखे थे कॉमन कौन इसमें, 3 टू द पावर x कॉमन है, 3 टू द पावर x कॉमन है। क्या बचेगा? 3 टू द पावर माइनस 1 बचेगा यहाँ पे। यहाँ क्या बचेगा? 3 टू द पावर प्लस 1, 90। ये 1/3 है। माइनस को जैसे प्लस करते हैं अपॉन में चला जाता है। 3 टू द पावर x 10/3 इज इक्वल टू 90। 27 बेस इक्वल तो पावर इक्वल, x की वैल्यू कितनी जाएगी? 3। नेक्स्ट देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है आपका। हाँ, इसमें ऑप्शन रखने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि इधर तो सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। सॉल्व कीजिए। ये 5 है, ये करणीय है, घातांक में लिखिए 1/2। भाग का मतलब क्या होता है? जैसे मैं भाग के साइन को, जैसे ही भाग के साइन को गुणे में बदलता हूँ तो ये पलट जाता है, ये अपॉन में आ जाएगा। समझिए, जैसे 2 डिवाइडेड बाय एक्स, इसका मतलब क्या है? 2, इसको जैसे ही इंटू बदलूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/x। बस वही क्या, 5 टू द पावर माइनस 3/2। इधर तो वैसा ही है, माइनस साइन को प्लस से बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। 5 टू द पावर 1/2 3/2। भाई गुणे, सब में गुणा है, बेस से में 5 5 5 जुड़ जाएंगे। देखिए ये 1.5 है और ये आधा, 2 3 5 और एक 6। 5 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 5 टू द पावर a प्लस 2। बेस इक्वल तो पावर इक्वल, यानी a की वैल्यू कितनी जाएगी? 4। खत्म। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कराइए दोस्तों से, खुद भी कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।